आ जाइए, चलो करें सवाल शुरू कर दें। ठीक है, आ जाओ। पहले एमसीक्यू से शुरुआत करते हैं, सवालों से शुरुआत करते हैं। कल हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी थी, हमने परिमाण निकालना, दिक् अनुपात, दिक् हो जाए, इससे जुड़े हुए सवाल कल हमने किए थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं और पहले एक फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में सवालों पे भी वापस आएंगे। ठीक है, सबसे पहला है सेक्शन फॉर्मूला, है ना। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन, या एक भाषा में एक लाइन में बोले तो बोलते हैं खंड सूत्र। सेक्शन फॉर्मूला, खंड सूत्र। क्या है ये खंड सूत्र? इसमें दो प्रकार के सूत्र आएंगे, एक को हम बोलेंगे अंतः खंड या अंतः सूत्र या बाह्य सूत्र। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रहेगा, बस आप इन पे थोड़ा सा फोकस लगाइए, ध्यान लगाइए। सेक्शन फॉर्मूला, अंतः और अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन, है ना। इसके लिए एक और आप नाम यूज कर सकते हैं, नॉर्मली किताबों में नाम आता है विभाजन, सेक्शन। अब हिंदी में क्या, एक्चुअली काफी सारे नाम हो जाते हैं, क्योंकि हिंदी में पर्यायवाची बहुत सारे होते हैं, तो पर्यायवाची के चक्कर में बहुत सारे नाम हो जाते हैं। नॉर्मल किताबें खंड सूत्र या विभाजन सूत्र, या नॉर्मली विभाजन में भी दो प्रकार का नाम यूज करती है, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन। क्या है ये अंतः विभाजन, क्या है ये बाह्य विभाजन, इस पे गौर करिएगा, इस आइडिया पे गौर करिएगा, फिर हम इस पे दो तीन सवाल करेंगे तो एकदम बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले आइडिया को समझिए कि अंतः विभाजन, नाम से ये विभाजन, विभाजन का मतलब होता है टुकड़े करना। विभाजन शब्द बना ही टुकड़े करने का है, दो चीजों को बांटना, है ना। तो यहाँ पे किस चीज को बांटेंगे? मान लो आपके पास दो बिंदु है P और Q, आपके पास दो बिंदु है P और Q, एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है। ये मान लिया P बिंदु है, ये बिंदु Q है। अगर P और Q को मैं मूल बिंदु से मिला दूं तो ये दो सदिश बन जाएंगे। ये रहा मूल बिंदु, इससे मिलाने पर ये मेरा बन गया OP सदिश, जिसे हम P का स्थिति सदिश कहते हैं। P का स्थिति सदिश, Q का स्थिति सदिश, OP OQ। याद रखिएगा, स्थिति सदिश, रेखा सदिश। ये हमारा O को P से मिलाकर, O को Q से मिलाकर दो स्थिति सदिश मिला लिए, दो स्थिति सदिश बन गए। अब P और Q को अगर मिला दिया जाए तो हमें PQ सदिश प्राप्त हो जाएगा। P और Q को मिला दूं तो ये आपका PQ सदिश बन गया, PQ सदिश बन गया। अब अच्छे से सुनना, ध्यान से समझना कि क्या कह रहा हूं मैं। दो बिंदु कहीं भी दो बिंदु ले लो, उन दो बिंदुओं को मूल बिंदु से मिला दो तो आपका सदिश बन जाएगा OP, एक सदिश आपका बन जाएगा OQ, बन गया। P और Q को मिला दो, एक सदिश बन गया PQ, PQ बन गया। अब ये जो PQ सदिश बना है, इस PQ सदिश के ऊपर हम एक बिंदु R की कल्पना करते हैं कि मानो इसके ऊपर एक बिंदु R है, इसके ऊपर एक बिंदु R है, और R बिंदु इस प्रकार से है कि R बिंदु इस रेखा को M1 अनुपात M2 में काटता है। मतलब जो भी ये लंबाई है, जो भी ये लंबाई है, इन लंबाइयों का अनुपात M1 अनुपात M2 है, या M अनुपात N बोल देते हैं। M1 M2 बोल, नॉर्मली हम M1 M2 बोलते हैं, लेकिन आप चाहो तो कोई और नाम भी रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल M और N रख लेते हैं। M अनुपात N है, मान लो ये 4 है, ये 3 है, तो ये 4 अनुपात 3 हो गई। वो 8 है, ये 7 है, तो ये 8 अनुपात 7 हो गई। तो ये जो भी लंबाई है, R काटेगा, R विभाजित कर रहा है, R PQ को काट रहा है, काटेगा तो दो टुकड़े बनेंगे, कुछ तो लंबाइयां होंगी, कुछ तो लंबाइयां होंगी। वो जो भी लंबाइयां हैं उनका अनुपात M अनुपात N है। तो ये जो R सदिश बना है, अब ये कितना होगा, ये कितना होगा, OR वेक्टर कितना होगा? अगर आपको OP वेक्टर दिया हो, OQ वेक्टर दिया गया हो, और ये भी बताया गया हो कि OP OQ को R वेक्टर M1 अनुपात N में काटता है, तो क्या आप इस R वेक्टर को निकाल सकते हैं? क्या ये R वेक्टर निकाला जा सकता है?
बस इसी को कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। विभाजित करने वाले बिंदु को ज्ञात करना। अनुपात दिया जाएगा, बिंदु आपको दिए जाएंगे और बस ये पूछा जाएगा कि वो बिंदु है वो कितना है या वो सदिश कितना है। वो बिंदु कितना है या वो सदिश कितना। ऑब्वियसली बात है, बिंदु ही सदिश है, सदिश ही बिंदु है, तो यहाँ तो कोई झंझट है ही नहीं। बिंदु और सदिश एक ही बात हो गई यहाँ पे, क्योंकि मूल बिंदु से मिला रहे हो। और मूल बिंदु के केस में आपको याद है, जब स्थिति सदिश होता है तो वही निर्देशांक भी होते हैं, वही सदिश भी होता है, तो दोनों एक ही बात है, तो एक ही बात चल रही है। तो यूं बिंदुओं की भाषा में बोलूं तो पी और क्यू को मिलाने वाले रेखाखंड को, इस लाइन सेगमेंट को आर किस रेशियो में डिवाइड करता है वो अगर आपको दिया गया हो तो आपको ये आर के कोऑर्डिनेट्स, आर के निर्देशांक या ओ आर सदिश ज्ञात करना है। अब याद रखिए आर पी और क्यू के मध्य में है, इसको कहते हैं अंतः विभाजन। अंदर काट रहा है, अंदर काट रहा है, इसको कहते हैं अंतः विभाजन। जब आपके दो बिंदुओं के बीच में काटता है, मध्य में काटता है ना, अंदर काटता है, तो ये अंतः विभाजन कहलाता है। तो फिर ये बाह्य विभाजन क्या होता है? बाह्य विभाजन क्या होता है? अगर इन्हीं बिंदुओं को मैं आगे बढ़ा दूं, इस रेखाखंड को आगे बढ़ा दूं, P से आगे ले जाऊं या Q से आगे ले जाऊं, अगर अब इन्हें R काटता और R बाहर काटता, P के आगे काटता या Q के बाहर काटता, तो इसको कहते हैं बाह्य विभाजन। अगर अब ये बाहर काटता तो इसको बाह्य विभाजन कहा जाता। बाहर कैसे? यहां पे मान लो अगर R यहां होता, P और Q के बीच में नहीं, बल्कि P से आगे या Q के पीछे होता, मतलब बीच में नहीं होता, बीच में नहीं होता, फिर इसे कहते हैं बाह्य विभाजन। तो ये दो प्रकार के विभाजन, भाई दो तरीके से काट सकते हो आप, या तो P और Q के बीच में काट सकते हो, या P से आगे या Q से पीछे काट सकते हो। यही तो हो सकता है, यही तो हो सकता है। एक मान लो लंबी सी लाइन है आपके पास, तो उसके बीच में P और Q है, तो आप P और Q के बीच में कहीं काट सकते हो, या P के आगे काट सकते हो, Q के पीछे काट सकते हो। तो दो प्रकार का हो गया, एक तो अंदर काट रहे हो तो अंतः विभाजन, बाहर काट रहे हो तो बाह्य विभाजन। अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन, इन दोनों विभाजनों को एक साथ में कहा जाता है सेक्शन फॉर्मूला या विभाजन सूत्र। सेक्शन फॉर्मूला या विभाजन सूत्र या खंड सूत्र। और इसमें दो प्रकार के विभाजन हो सकते हैं, बीच में काट रहा है तो अंतः विभाजन, अंदर काट रहा है, अंदर काट रहा है तो अंतः विभाजन, बाहर काट रहा है तो नाम से ही बाहर काट रहा है। बाहर का मतलब P के आगे या Q के पीछे, बीच में नहीं, बीच में अंतः विभाजन, बीच में अंतः विभाजन। ये एरिया फिक्स है अंतः विभाजन के लिए, ये अंतः विभाजन। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला ये कहता है अंतः विभाजन का फॉर्मूला, यहां पे आपका अनुपात लो m इंटू ओ क्यू, ओ आर वेक्टर बराबर होगा, ओ आर वेक्टर बराबर m n इंटू ओपी प्लस m इंटू ओ क्यू बट्टा m प्लस n, m प्लस n, m n इंटू ओपी, n इंटू ओपी प्लस m इंटू ओ क्यू बट्टा m प्लस n। ये अंतः विभाजन होता है। ठीक है, बाह्य विभाजन में बस माइनस का चिन्ह आएगा, यही सब कुछ रहेगा, चिन्ह माइनस का आएगा, चिन्ह माइनस का आएगा, n इंटू ओपी माइनस m इंटू ओ क्यू बट्टा n माइनस m। माइनस का चिन्ह लगाओगे तो बाह्य विभाजन का सूत्र बन जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाओगे तो अंतः विभाजन का चिन्ह बन जाएगा। हाँ, बताएगा वो, सवाल खुद बताएगा आपको कि विभाजन कौन सा है, अंतः विभाजन है या बाह्य विभाजन है, वो जो बताएगा फिर आपको वो करना है। अंतः विभाजन में आपका प्लस का सूत्र लगता है, बाह्य विभाजन में आपका माइनस का सूत्र लगता है। ठीक है, अच्छा मध्य बिंदु के स्पेशल केस ले लेते हैं मध्य बिंदु का। अगर आर मध्य बिंदु है तो क्या होगा? स्पेशल केस मध्य बिंदु, मध्य बिंदु के केस में क्या होता है कि ये बराबर बराबर बांटता है। मध्य बिंदु तो बीच में आता है, बीच में आता है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट जो बीचों बीच आएगा, बीचों बीच आएगा मतलब बराबर बांटेगा, बराबर बांटेगा यानी 1:1। मध्य बिंदु तो 1:1 होता है ना,
1 अनुपात 1, क्योंकि मध्य बिंदु है। अगर आर मध्य बिंदु होता तो जो लंबाई ये होती वही लंबाई ये होती, तो ये जितनी लंबाई ये होती उतनी लंबाई ये होती, तो 1 अनुपात 1 हुआ, बराबर हुआ ना, 1 अनुपात 1 हुआ। तो m का मान 1 हो जाता, n का मान 1 हो जाता। तो उस केस में फॉर्मूला क्या बन जाता अंतः विभाजन का, ओ आर बराबर ओ पी प्लस ओ क्यू बटा 2। दोनों वेक्टर्स को जोड़ो और 2 का भाग दे दो, आपका मध्य बिंदु ज्ञात हो जाएगा। अगर बिंदु मध्य में काट रहा है तो दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो, क्योंकि उस केस में मध्य बिंदु के केस में आपका अनुपात 1 अनुपात 1 हो जाता है, क्योंकि मध्य बिंदु बीच में आता है। बीच में आता है तो दोनों साइड बराबर बराबर काटेगा। अगर उधर 4 है तो इधर भी 4 है, उधर 5 है तो इधर भी 5 है, तो अनुपात क्या हो गया, 1 अनुपात 1। तो फिर m का मान 1, n का मान 1 वो रख दो, और ओ आर बराबर हो गया ओपी प्लस ओ क्यू बटा 2। हाँ, अगर और कोई अनुपात में है तो फिर जो n का मान है, जो m का मान है वो रखो। ठीक है, अब फॉर्मूला बनाना आसान है। देखो फॉर्मूला इस तरीके से बनता है, इसको यूं याद रख सकते हो, ये आपकी लाइन रही, ये आपका P बिंदु रहा, ये आपका Q बिंदु रहा, ये आपका R रहा, इनका अनुपात M अनुपात N ले लिया हमने। तो ये देखो M तो इससे गुणा होता है, N इससे गुणा होता है, ये क्रॉस गुणा होते हैं, अनुपात क्रॉस गुणा होते हैं। आगे वाला अनुपात पीछे वाले से गुणा होता है, पीछे वाला अनुपात आगे वाले से गुणा होता है, नीचे दोनों के जोड़ का भाग लगता है, नीचे दोनों का जोड़ आ जाता है। अब ये देखो एन किससे गुणा हुआ है, ओपी से। पीछे वाला अनुपात आगे वाले वेक्टर से गुणा होता है, आगे वाला अनुपात पीछे वाले वेक्टर से गुणा होता है, मतलब उल्टा गुणा हो रहा है, और बटा इन दोनों का जोड़ आता है। तो ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ सवाल करते हैं इस पे। पहला सवाल ये रहा, ये दो बिंदु दिए गए हैं पी और क्यू, इनको मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु क्या होगा। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले मध्य बिंदु का सदिश कैसा होगा। हाँ बिल्कुल, वो तो रहेगा ही रहेगा। 2D 3D वेक्टर ये सब एक ही चीज है, 2D 3D वेक्टर सब एक ही चीज है। अगर ये समझ में आ गया तो सब एक है, नहीं समझ में आया तो सब अलग अलग है। तो मध्य बिंदु, तो ये P बिंदु है, P बिंदु से OP सदिश बन जाएगा। P का स्थिति सदिश OP बराबर हो गया हमारा 2i प्लस 3j प्लस 4 के, OP। फिर आ गया आपका OQ, 4i प्लस j माइनस 2 के। मध्य बिंदु मान लेते हैं आर बिंदु मध्य बिंदु है, आर बिंदु मध्य बिंदु है। आर बिंदु अगर मध्य बिंदु है तो उसका सदिश हो जाएगा ओ आर, जो कि बराबर होगा दोनों का जोड़ ओ पी प्लस ओ क्यू बटा 2, दोनों का जोड़ बटा 2, दोनों का जोड़ बटा 2, दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो। तो आई से आई जुड़ेगा, ये हो गया 6i प्लस जे से जे जुड़ेगा 3 और 1 4j, के से के जुड़ेगा 2 का भाग दे दो, 3i प्लस 2j प्लस के, 3i प्लस 2j प्लस के, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका सदिश आ गया। 3i प्लस 2j प्लस के, ये आ गया मध्य बिंदु ज्ञात करना। दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो, मध्य बिंदु ज्ञात हो जाएगा। अगला ये है P सदिश आपको दिया गया, Q सदिश आपको दिया गया है, इनको 2:1 में, 2:1 में, और वो भी क्या, अंतर विभाजन करने वाला, जो अंदर से काटता हो उस बिंदु R के स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए मतलब OR सदिश ज्ञात करो, इनका OR सदिश ज्ञात करना है। OP दिया है, OQ दिया है, और OR सदिश ज्ञात करना है। और अनुपात क्या दिया है, 2:1, 2:1 में काटता है वो ज्ञात करो।
तो अनुपात इधर आपका ओपी सदिश, ये आपका 2:1, इधर आपका OQ सदिश और इधर आपका OR सदिश। तो गुणा करने का नियम बताया था कि ऐसे गुणा होंगे, इधर वाला इधर वाले से और इधर वाला इधर वाले से। तो फॉर्मूला आपका बनेगा OR बराबर OR वेक्टर बराबर 2 + OQ 1 × OP बटा 2 + 1। OQ वेक्टर हमें दिया गया है I - I + j -I + j + k OP सदिश दो I - I -I 2j + 2 4j 2k बटा 3 -I + 4j + k बटा 3। ये आपका आंसर हो गया। सही है, ठीक, बढ़िया, यहां तक सब सही है। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा, अब क्वेश्चन है बाह्य विभाजन। ये आपका ओपी सदिश है, ये आपका OQ सदिश है। OP सदिश OQ सदिश, और विभाजन देख लेना, विभाजन बाह्य विभाजन, विभाजन बाह्य, विभाजन बाह्य ना कि अंतर विभाजन है, बाह्य विभाजन है, यानी नीचे माइनस का चिन्ह आएगा, नीचे माइनस का चिन्ह आएगा। OP वेक्टर OQ वेक्टर OP वेक्टर OQ वेक्टर OR वेक्टर काट रहा है, बाह्य विभाजन कर रहा है, विभाजन बाहर जा रहा है, विभाजन बाहर जा रहा है। OR बाहर काट रहा है, अनुपात है 2:1। बस कोई बात नहीं, बाहर काटने दो, आपका फॉर्मूला वाइज तो वैसे ही काम करेगा, फॉर्मूला वाइज तो वैसे ही काम करेगा। तो बस माइनस का चिन्ह लगाना है, सिर्फ इतना ही है। OR बराबर 2 × OQ -1 × OP बटा 2 - 1। ठीक है, 2 × OQ, OQ का मान A वेक्टर + B वेक्टर, OP का मान 3A - 2B बटा 2 - 1 1। सॉल्व करने पर 2A में से 3A गए -A, 2B - प्लस 4B -A + 4B या 4B - A, ये आंसर हो गया। ठीक है, बढ़िया। अब आ जाओ, कल जो हमने पढ़ा है उस पर थोड़े से टेढ़े सवाल ध्यान लगाइएगा।
यदि किसी त्रिभुज के ये 3 शीर्ष हो तो उसका परिमाप क्या होगा? हाँ, पहले ले सकते हैं, बिल्कुल पहले ले सकते हैं। नीचे अनुपात को भी चेंज करिएगा, फिर जो भी आप आगे पीछे लें अनुपात को उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, अकॉर्डिंग चेंज करना है आपको। ऐसे नहीं हो कि आप ऊपर तो पहले ये वाली गुणा कर लें, ये वाली कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको भी पहले करना चाहते हैं कर ले, लेकिन नीचे अनुपात उसी में आना चाहिए, नीचे उसी में आना चाहिए। फॉर्मूला जो है ना उस पर गौर करने लायक है। आप किससे गुणा कर रहे हैं करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। जिसको आगे रखना चाहें उसको आगे रखो, जिसको पीछे रखना चाहें पीछे रखो। अगर आप m से पहले करना चाहें कि m इंटू ओ क्यू करना है मुझे और इंटू n इंटू ओपी करना है, बिल्कुल करो। m को आगे रखना चाहते हो रखो, n को आगे रखना चाहते हो रखो, लेकिन नीचे भी फिर वही ऑर्डर आना चाहिए, नीचे भी वही आना चाहिए m माइनस n। अब ये मत कर देना कि ऊपर तो आप कहो कि मैं ये करना पहले चाहता हूं, अगर आपकी इच्छा है तो करो, कुछ नियम भी है। फिर ऐसा नहीं कि आपकी सिर्फ इच्छा चलेगी, नियम भी चलेंगे। तो अगर आपकी इच्छा है कि मैं m से पहले गुणा करना चाहता हूं, n से बाद में करना चाहता हूं, करो, बिल्कुल करो, लेकिन नीचे भी फिर वही आना चाहिए m माइनस एन। अगर n से पहले कर रहे हो m से बाद में कर रहे हो तो फिर नीचे n माइनस m आना चाहिए, तो ऊपर के अकॉर्डिंग ही नीचे आना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। फिर तुम्हारी मर्जी जो है वो करो, तुम आजाद हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा सदिशों का मामला फंसेगा, पहले इसको समझो, सवाल को पहले समझो कि सवाल में क्या है। ये देखो इस सवाल में क्या लिखा हुआ है, ये त्रिभुज के शीर्ष है, ये त्रिभुज के शीर्ष है। अगर मैं इस शीर्ष का नाम P रख लूं, इसका नाम Q रख लूं और इसका नाम R रख लूं, ये त्रिभुज के 3 शीर्ष है। इन तीनों शीर्षों को अगर मैं मूल बिंदु से मिला दूं तो है ना, तब ये सदिश बनेगा, तब ये सदिश बनेगा। स्थिति सदिश है ये, क्योंकि शीर्ष है, शीर्ष है मतलब निर्देशांक है, बिंदु है, तो फिर ये स्थिति सदिश बना है। ये आपका OP, वो आपका OQ और ये आपका OR। तो चित्र कुछ ऐसा होगा, ये देखो ये कुछ ऐसा होगा। OP जिसका स्थिति सदिश ये रहा, एक OQ, मान लो ये OQ है, ये OR, ये 3 सदिश आपको दिए। त्रिभुज कौन सा बना? त्रिभुज ये बना। ये त्रिभुज बना, ये कुछ ऐसा होता है। समझो, बातों को समझो पहले, ये समझना ही तो बहुत जरूरी है, यही तो सारी लड़ाई है, ये समझना। सदिश कोई सदिश लाइनें होती है, ये आपके स्थिति सदिश है। ओपी, ओपी वो है, वो ओपी है, ये ओक्यू है, ये OR है, और त्रिभुज ये है, त्रिभुज ये है, त्रिभुज जो येलो वाला है ना वो है, और जो दिए हुए हैं वो ये हैं, OP OQ OR, ये आपको दिए हुए हैं। तो अब क्या करेंगे आप लोग? आप लोग ये करेंगे कि पहले आप इन सदिशों को निकालेंगे, इस सदिश को, इस पीले वाले को निकालेंगे, पीले वाले सदिशों को आप निकालेंगे, PQ सदिश को निकालेंगे। पहले आप PQ सदिश ज्ञात करेंगे। PQ कैसे ज्ञात होगा? PQ बराबर घटा के Q में से P घटा के, Q में से P घटाओगे 3 में से 5 माइनस I 4I, 4I, 3J में से 1J गया 2J, K में से K गया 4K। अब ये PQ सदिश बना है, यानी त्रिभुज की जो भुजा है, त्रिभुज की भुजा बनी है, PQ बना है। ठीक है, अब दूसरा सदिश निकाल लो, मान लो QR निकालते हैं। QR निकाल लो चाहे RQ निकालो, कोई बात नहीं। R में से Q घटा दो, R में से Q घटाओगे तो 2 में से 5 गया, माइनस का 3I, 5J में से 3J गया 2J, 9K में से 3K गया,
9 माइनस 3 12 के, ये लो, ये आपका ओ क्यू सदिश है, क्यू आर सदिश आ गया। अब तीसरा सदिश निकाल लो, पी क्यू सदिश, पी क्यू सदिश, क्यू माइनस पी, 5 में से 1 गया, पी क्यू तो निकाल चुका ना अपन, पी क्यू, अच्छा पी क्यू निकाल चुका, क्यू आर निकाल चुका, पी आर बच गया, पी आर निकालना है। पी आर वेक्टर, 2 में से आई गया, आई, 5 में से 1 गया, 4 जे, 9 में से 1 गया, 8 के, ये लो, ये आ गया आपके तीनों भुजाएं। अब तीनों भुजाएं आई हैं, गौर करो फर्क क्या है इन तीनों में। अगर अब समझो बात को, फर्क को समझो, क्या फर्क है। अगर आप अब ये तीन, ये जो तीन आए हैं ये भुजाएं हैं, ये तीन भुजाएं नहीं थी, ये भुजाएं नहीं थी, ये ओपी ओ क्यू ओ आर, ये इनके स्थिति सदिश थे, ये त्रिभुज नहीं था। त्रिभुज तो ये पीले वाला है जिसकी भुजाएं ये है भुजाएं, वो त्रिभुज नहीं था, वो ओपी ओ क्यू ओ आर स्थिति सदिश थे, त्रिभुज ये है। अब जब लंबाइयां निकालेंगे, अब जब आप लंबाइयां निकलाएं, पी क्यू की लंबाई निकालेंगे तो ये वाली लंबाई आएगी, इसका परिमाण निकालेंगे ये लंबाई आएगी, इसका परिमाण निकालेंगे ये लंबाई आएगी। अब परिमाण निकालते जाओ, लंबाइयां आती जाएगी, परिमाण निकालते जाओ, इनकी लंबाइयां एक एक करके आपको मिलती जाएगी। तो पहले पी क्यू की लंबाई, तो ये आ गया 16, 16 और 4 20, 20 और 16 16 और 4 20, 20 और 16 36, 36 का 6, तो पी क्यू आपका आ गया 6, पी क्यू की लंबाई आ गई 6। अब क्यू आर की निकाल लो, ये रहा क्यू आर, 12 का 144 और ये हो गया 12, 9 9 और 4 13, 144 प्लस 13 157, तो ये अंडर रूट 157 हो गया, कौन, क्यू आर। और फिर आप पी आर निकाल लो, पी आर बराबर हो गया 8 × 64, हाँ 64 64 और 16 78 79, कितना हुआ 64 64 और 16 78 79 हुआ। देखने पर गलती की है क्या मैंने, मैं एक बार घटा लेता हूँ दोबारा से, हो सकता है पी आर का घटाना गलत हो गया। ये हो गया आई, ये हो गया 4 जे, ये हो गया 8 के, ठीक है। 8 65 65 और 16 81, यार 81 हो गया ना, 81 का 9 आ गया। अब तीनों का परिमाप निकालो, परिमाप हो गया 6 + 9 प्लस अंडर रूट 157, पंद्रह प्लस अंडर रूट 157। अब यहां पे हमें एक चीज और समझनी है, अगर मैंने ओपी का परिमाण निकाला होता, अगर मैंने ओपी का परिमाण निकाला होता, ये रहा, इसका परिमाण निकाला होता तो कौन सी लंबाई आती, वो वाली लंबाई आती, ये वाली। अगर मैंने ओपी का परिमाण निकाला होता, इसका परिमाण अगर मैं निकालता तो मेरी ये लंबाई आती, ये वाली, ये ओ क्यू का ये त्रिभुज की नहीं आती, ये त्रिभुज की नहीं आती, ठीक है ना, क्लियर है बात। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या दिया है, क्या दिया है पे जरूर फोकस करिएगा कि क्या है ये कौन है,
ये भुजाएं हैं या भुजाओं के शीर्ष है, ठीक है ना। आ जाओ एक ऐसा ही सवाल और नजदीक का लेता हूं, ये देखो यहां से समझ में आ जाएगा आपको, ये बढ़िया सवाल है। ये दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये त्रिभुज कौन सा है। अगर ये तीन सदिश त्रिभुज बनाते हैं तो वो त्रिभुज कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज? डायरेक्शन हम निकाल रहे हैं तो लंबाई निकाल रहे हैं ना, लंबाई में काय की डायरेक्शन, डायरेक्शन का हमारा कोई लेना देना ही नहीं था, हमें परिमाण लंबाई निकालनी थी, लंबाई निकाल ली हमने। लंबाई के केस में पी क्यू और क्यू पी एक ही होता है। अब इस क्वेश्चन में जो पढ़ने लायक है, जो पहले समझने लायक है, वो ये है, आप लोगों ने आंसर दे दिया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। पढ़ने लायक चीज है ये कि भाई ये त्रिभुज के शीर्ष के स्थिति सदिश है, शीर्षों के स्थिति सदिश है या भुजाएं हैं, खुद भुजाएं हैं, स्वयं भुजाएं हैं या शीर्ष के निर्देशांक है, ये क्या है? तो ये लिखा हुआ है सदिश। सदिश का मतलब रेखा सदिश, यानी ये त्रिभुज की भुजाएं हैं, ये त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाओं के सदिश है, यानी डायरेक्ट भुजाएं दे दी, इस बार डायरेक्ट भुजाएं दे दी। पकड़ो कहानी को, उत्तर तो निकलता रहेगा, लॉजिक नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत वो खड़ी कर देगा, वो फिर बार बार डराएगा, क्योंकि लॉजिक हम क्या करते हैं, उत्तर मिलाने में इतने ज्यादा पागल होते हैं कि उत्तर मिल जाए और जल्दी से पीछा छूटे, जान छूटे, फिर अगला सवाल चाहे अटकता रहे, हम बार बार फंसते रहे, वो हमें चल जाएगा, लेकिन फिलहाल हमारा उत्तर मिल जाए, हमारी प्राण बच जाए। तो मोटा मोटी जो आइडिया है, पहले आइडिया पकड़ लो, अगर आइडिया पकड़ में आ गया तो कभी दुख नहीं पाओगे, आज दुख पाओगे, आगे दुख नहीं पाओगे। आइडिया नहीं पकड़ में आया तो आज अच्छा रहेगा लेकिन कल दुख पाओगे। तो जो मेन आइडिया है उसको पकड़िए कि ये दो सवाल नजदीक मैंने क्यों बनाए। फर्क देखिए, इसमें है सदिश, सदिश का मतलब यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे इसने ये नहीं कहा कि ये त्रिभुज के शीर्षों के सदिश है, सदिश ही सीधा सदिश लिखा है, इसका मतलब ये रेखाएं हैं, ये आपके त्रिभुज की रेखाएं हैं, त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनके सदिश है। इसका मतलब अब ये ओ ए या ओ बी या ओ सी नहीं है, सीधी ए बी है, ये ओपी नहीं है बल्कि पी क्यू है, ओ क्यू नहीं बल्कि क्यू आर है, सीधी दो भुजाएं, सीधी जो भुजाएं हैं त्रिभुज की वो है ये। समझ में आई बात? त्रिभुज की डायरेक्ट भुजाएं हैं ये हमारी, ये है कहानी, ठीक है। हाँ, अब हम इनकी लंबाई निकाल लेते हैं। पहले पी क्यू, जिसको मान लेते हैं पी क्यू सदिश, ये हमारा क्यू आर सदिश, और ये हमारा आर क्यू सदिश, या पी क्यू, क्यू आर और पी आर। ठीक है, अब लंबाइयां निकाल लो इनकी। पी क्यू की लंबाई या खाली पी क्यू बराबर, ये हो गया 36, 36, 4, 40, 49, 49 का 7, ये 7 है। पी क्यू, क्यू आर की लंबाई वो भी 7 है, और फिर तीसरी भुजा हमारी है तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है, ठीक है। अगला सवाल, ये तो वापस से आ गया ना, वापस आ गया, ठीक है, रिपीट हो गया।
यदि किसी वर्ग की एक भुजा ये है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? कोई वर्ग है जिसकी एक भुजा ये है, कोई वर्ग है उसकी एक भुजा ये है, तो बताइए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होगा? क्योंकि अगर किसी स्क्वायर की एक साइड ये है तो उसका एरिया कितना होगा? अगर पिछला सदिश सेम नहीं है, स्थिति सदिश दी है, क्या पता यार। हाँ हाँ भाई, शाबाश दीपक, बिल्कुल बिल्कुल सेम नहीं है यार वो, बिल्कुल सेम नहीं है, एकदम सही कहा, सेम नहीं है वो। हम देखो, भुजा है, इसका परिमाण इसकी लंबाई हो जाएगी, तीन का स्क्वायर, पांच अंडर रूट दो, क्षेत्रफल हो गया वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर, वो 50 हो गया। सही है, ठीक है। अब जो पिछला सवाल हमने छोड़ा था वो गलत फहमी में छोड़ दिया, ये देखो दीपक की नजर पड़ गई इस पे कि सर ये वो सवाल नहीं है, और सही में ये वो सवाल नहीं है, ये वो सवाल नहीं है, गौर किया आपने? बिल्कुल, शाबाश दीपक, ये वो सवाल नहीं है, सिर्फ नंबर वही है, सदिश वही है, लेकिन सवाल में थोड़ा सा बदलाव है, सवाल में थोड़ा सा बदलाव है। यही चीज मिस हो जाती है। अब अगर आप यहां पर गौर करें तो इस क्वेश्चन में रेखा सदिश नहीं दी है बल्कि स्थिति सदिश दी है, देखो स्थिति सदिश है, इसका मतलब ये शीर्ष है ना कि रेखाएं हैं, ये शीर्ष है, रेखाएं नहीं है, स्थिति सदिश है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में यही तो फर्क है, पीछे वाले क्वेश्चन में सदिश था, ये देखो सदिश था, यानी ये भुजाएं हैं, स्वयं भुजाएं हैं, ये खुद भुजाएं हैं, ये भुजाएं नहीं है, ये शीर्षों के सदिश है, स्थिति सदिश है, तो भुजाएं पहले बनानी पड़ेगी और भुजाएं बनाकर फिर लंबाई निकालनी पड़ेगी, यहाँ भुजाएं पहले बनानी पड़ेगी, स्थिति सदिश है मतलब भुजाएं नहीं है ये, तो भुजाएं पहले बनानी पड़ेगी और फिर उनकी लंबाई निकलेगी, फिर पता चलेगा कि वो समकोण है, समद्विबाहु है, विषम बाहु है, कौन से वाला है। तो ये आपका ए वेक्टर है, ए का स्थिति सदिश है, ये बी का है, ये सी का है, ए का, बी का, सी का। तो पहले ए बी सदिश निकाल लो, बी माइनस ए करके, बी में से ए गया आई कैप -3j
प्लस 2 के, दो आई 3i माइनस 2i आई माइनस 3j, फिर BC सदिश माइनस 2i माइनस 2i और क्या निकाल BC निकालो ना, माइनस 2i और 6j माइनस 3 के और माइनस 4 के, AB BC, फिर निकाल लेते हैं AC, C माइनस A, I माइनस 2i माइनस I 2i 4j में से j गए 3j माइनस 2 के। अब लंबाइयां निकालो। AB की लंबाई होगी 9 10 14 अंडर रूट 14, BC हो गई 36 40 36 और 4 40 40 और 16 56 और 56 का हो गया 14 गुणा 4, BC, फिर AC निकाल लो। AC हो गई आपकी 9 और 10 14, दो भुजाएं बराबर है। अच्छा, ये दोनों है, समकोण भी है समद्विबाहु भी है, ये दोनों आंसर है, समकोण और समद्विबाहु दोनों है। नहीं नहीं, समकोण समद्विबाहु नहीं, समद्विबाहु है बस, समकोण तो नहीं है, क्योंकि दो भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के बराबर नहीं है, तो समद्विबाहु है ना, समद्विबाहु है। AB और AC बराबर है, AB और AC बराबर है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, वो धोखा दे रहे थे नंबर, वो नंबर क्या गड़बड़ कर रहे थे, ऐसा लगता समकोण त्रिभुज बन गया, ऐसा लग रहा था समकोण त्रिभुज बन गया। हाँ यार, और वाह भाई, शाबाश अकरम, कमाल है भाई, ये समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज भी नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अरे भाई गजब, ये समरेखी है, एक रेखा में है, त्रिभुज बन ही नहीं सकता। अगर दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा ना हो तो त्रिभुज ही नहीं बन सकता। तो दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा नहीं है बल्कि बराबर है, तो ये त्रिभुज है ही नहीं। तो त्रिभुज वाले तीनों ऑप्शन गलत है, त्रिभुज बनता ही नहीं। त्रिभुज कब बनता है? त्रिभुज तब बनता है जब दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। हर दो भुजा का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, बड़ा, बराबर नहीं, बड़ा ही होना चाहिए। यहाँ पे AB और AC का जोड़ BC के बराबर है, AB और AC का जोड़ BC के बराबर है। और अगर दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा के बराबर हो, AB और AC का जोड़ BC के बराबर है, तो ये फिर एक रेखा हुई, तो आंसर आया समरेखीय। ये समरेखीय हुए। क्या कमाल का सवाल है भाई, बहुत गजब, बड़ा दिमाग खिला, क्या गजब खेला दिमाग से। ये है समरेखीय। त्रिभुज कैसे बन सकते हैं? अगर त्रिभुज कैसे बन सकते हैं, है ना, त्रिभुज कैसे हो? त्रिभुज बनने के लिए दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होता है ना, तो फंसा, सवाल फंस गया। ठीक है, चलो अच्छा सवाल था, मजा आया, फंसा दिया, है ना, अच्छा सवाल था, फंसा दिया। तो त्रिभुज की शर्त क्या होती है, वो याद रखिएगा, वो यहाँ पे टूट रही है। त्रिभुज की शर्त, त्रिभुज तभी बनता है, त्रिभुज के लिए दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए।
और अगर 2 का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा नहीं है तो त्रिभुज बन ही नहीं सकता। है ना। चलो अगला सवाल। पाइथागोरस प्रमेय नहीं लग रही है। पाइथागोरस प्रमेय नहीं लग रही है, वो धोखा दे रहे हैं। ये नंबर ऐसे बनाए हैं बनाने वाले ने कि धोखा दे रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लगी? पहली बात तो त्रिभुज ही नहीं बन रहा, पाइथागोरस प्रमेय कहाँ से लगेगी? पाइथागोरस प्रमेय लगने के लिए त्रिभुज बनना चाहिए, त्रिभुज कहाँ बना? ए बी और ए सी का जोड़ बी सी के बराबर आया है। ए बी और ए सी का जोड़, तो सोचो ये एक रेखा हुई नहीं हुई? ये तो एक रेखा में ही तो होता है, एक रेखा में ही तो ये चीज पॉसिबल है कि ए बी, ए से बी, ए से बी और ए से सी, बी से ए, चलो और ए से सी, चलो ये √14 है, ये √14 है और बी सी भी हमारी √2 आई है, तो ये एक रेखा में तो है। अगर दो दूरियों का जोड़ तीसरी दूरी के बराबर है तो फिर वो एक रेखा है। एक रेखा में ऐसे होता है, एक रेखा में ही दो दूरियों का जोड़ तीसरी दूरी के बराबर होता है। दो दूरियों का जोड़ तीसरी दूरी के बराबर होता है त्रिभुज में, सरल रेखा में। अगर रेखा में होंगे तो ही दो दूरियों का जोड़ तीसरी दूरी के बराबर होगा। त्रिभुज में तो क्या होता है, अगर त्रिभुज बनता, अगर त्रिभुज बनाते तो त्रिभुज में बिंदु ऐसे होते, ऐसे होते तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये देखो, ये दूरी हमेशा ज्यादा होती इसके मुकाबले। त्रिभुज में हमेशा दो दूरियां सीधी दूरी से बड़ी होती है। मान लो आप यहाँ पे खड़े हैं, इस पॉइंट पर आप खड़े हैं और इस पॉइंट से इस पॉइंट आपको जाना है, दो रास्ते हैं, इधर से जाओ और यूं जाओ, तो एक रास्ता जो सीधा रास्ता है वो हमेशा छोटा होगा और बाकी दो रास्ते जहां से आप यूं जाओगे ये हमेशा लंबा पड़ेगा। इसलिए दो भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है त्रिभुज में, और रेखा में दो का जोड़ तीसरे के बराबर होता है। ठीक है, त्रिभुज नहीं बन सकता ना। अगर मान लो आप यूं सोचो कि अगर ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता, दोनों रास्ते बराबर हो, ये कब हो सकता है? मैं अगर यहां से यू करके जाता हूं और एक सीधा जाता हूं और दोनों बराबर हो जाएंगे, ये तब भी होगा जब ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर आ जाएगा। अगर ये इस लाइन के ऊपर आया तो यहां से यहां प्लस यहां से यहां, या सीधा ये दूरी बराबर होगा। तो 2+3 = 5 कब होगा? जब एक लाइन में होंगे। अगर एक लाइन में नहीं है तो फिर इन दो का जोड़ हमेशा इससे बड़ा होगा। और त्रिभुज में तीसरा शीर्ष जो होता है वो हमेशा लाइन पर नहीं होता, बल्कि जो दो बिंदु है उनको मिलाने वाली लाइन के आगे पीछे होता है। ठीक है ना। बिल्कुल सही कहा। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी, आप रिकॉर्डेड के साथ, जिसके साथ आप कंफर्टेबल महसूस करें उसके साथ जाइए। ऐसा कोई नहीं है कि लाइव में आना बहुत जरूरी है, यही लाइव की रिकॉर्डिंग बनने वाली है। रिकॉर्डिंग क्या होने वाली है, इसी की रिकॉर्डिंग बनेगी। अगर आप रिकॉर्डिंग के साथ जाना चाहते हैं रिकॉर्डिंग के साथ चले जाइए। लाइव के साथ देखो फर्क है, लाइव में थोड़ा अपना फर्क होता है, रिकॉर्डेड में अलग होता है। तो वो अगर आपको कोई दिक्कत नहीं देता है, कोई परेशान नहीं देता है, तो आप रिकॉर्डेड के साथ जाइए। कई लोगों के लिए रिकॉर्डेड बेस्ट होते हैं, कई लोगों के लिए लाइव बेस्ट होती है। तो अपना अपना टेस्ट है, अपना अपना स्वाद है, तो आपको जो ठीक लगे आप उसके साथ जा सकते हैं। हाँ, वो तो देखो है ही, वो तो फर्क तो है ही, लाइव में थोड़ा अलग फर्क होता है।
रिकॉर्डिंग में थोड़ा अलग फर्क होता है। लाइव में थोड़ा सा आप थोड़ा इंटरेक्ट करते हैं, थोड़ी बातें करते हैं, थोड़ा सुनते हैं, समझते हैं, थोड़ा मजा आता है, थोड़ा एक्साइटिंग होता है ये ना। रिकॉर्डेड थोड़ा कम एक्साइटेड होता है। रिकॉर्डेड में होता है कि बस ठीक है, आप वीडियो पूरा कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अच्छा उसके अपने बेनिफिट है, उसके अपने बेनिफिट है। उसमें आपको इतना नहीं सुनना पड़ता, आप उतना ही सुनते हैं जितना काम का होता है, वो एक अच्छी बात है। लेकिन एक बुरी बात यह है कि थोड़ी कंटिन्यूटी नहीं बनती, खुद से लगातार पढ़ने की आदत नहीं बनती। लाइव में आपको वो इफेक्ट मिल जाता है, आप लगातार क्लास में रहते हैं घंटा। अब आप रिकॉर्डेड में 1 घंटा देखिए, पता नहीं कितना बड़ा लगता है 1 घंटा। लाइव में आप 1 घंटा रहिए, पता ही नहीं चलता कब 1 घंटा निकल जाता है ना। पता ही नहीं चलता कि कब 1 घंटा 1.5 घंटा निकल जाता है लाइव में। अभी 1 घंटा होने को आ गया क्लास को हुए, और अभी ऐसा लग रहा है कि 5-6 सवाल ही तो किए हैं, इतने में 1 घंटा निकल गया। तो कहीं ना कहीं लाइव का थोड़ा सा अलग इम्पैक्ट है और रिकॉर्डिंग का अलग है। फायदे दोनों के, जो लाइव में है फायदे वो लाइव में ही है, जो रिकॉर्डेड में वो रिकॉर्डेड में आप वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। 1 घंटे के वीडियो को 10 मिनट में देख सकते हैं, जल्दी से खत्म कर सकते हैं। तो उसका अपना अलग है, इसका अपना है ना। अब ये इनमें कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर कोई अपने अपने हिसाब से काम करता है। ये ए वेक्टर है, एक्स से गुणा कर दो, फिर परिमाण ले लो, फिर बराबर में 1 ले लो और एक्स का मान निकाल लो। तो पहले मैं एक्स को ए से गुणा कर दूं, एक्स से गुणा करते ही हो गया मेरा 2x आई कैप प्लस 2x जे कैप माइनस एक्स के कैप हो गया। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि भाई परिमाण निकालो, तो ये रहा परिमाण, 2 डंडे का मतलब परिमाण, तो ये लो परिमाण। परिमाण में आई के गुणांक का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग, के गुणांक का वर्ग। ये हो गया 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, 9x स्क्वायर, ये बाहर आ गया 3 मोड एक्स। मोड क्यों लगाते हैं? अंडर रूट से बाहर आता है ना, तो हम मोड लगाते हैं। अंडर रूट से बाहर आता है तो मोड लगाते हैं। अच्छा, आपको हमेशा तो नहीं लगाते, एक्चुअली हमेशा ही लगाते हैं, लेकिन जब हमें पहले से ही पता होता है कि ये नंबर प्लस का है तो मोड नहीं लगाते, है ना। जब हमें पहले से ही पता होता है कि नंबर प्लस का है, अब हमें पता है वो प्लस का है, तो फिर मोड लगाने की क्या दिक्कत है ना। जब डाउट में होते हैं ना जिस दिन, उस दिन हम फिर मोड लगाते हैं। देखो समझो बात को, प्यारी बात है, और ये कई बार कंफ्यूज भी करती है बच्चों को। बच्चे कहते हैं कभी मन आता है तो मोड लगा देते हो, कभी लगाते ही नहीं हो। देखो यहाँ लगा दिया। अब यहाँ तो मैंने मोड नहीं लगाया, यहाँ तो मैंने मोड नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मुझे पता है 3 प्लस का है, साफ दिख रहा है कि 3 प्लस का है। तो जब वहां मुझे शक नहीं है, जहां मुझे डाउट नहीं है कि ये प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, वहां मुझे मोड लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अंडर रूट की एक खास बात होती है, अंडर रूट से बाहर हमेशा प्लस का नंबर आता है। अंडर रूट से बाहर जो भी आया है उसका प्लस का होना जरूरी है, ये शर्त है। अंडर रूट से बाहर हमेशा जो नंबर आता है वो हमेशा प्लस का होना चाहिए। तो अगर आपको पहले से ही पता है कि वो प्लस का है, तो फिर आपको कोई मोड लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप डाउट में हैं, आप कंफ्यूज हैं कि आपको नहीं पता कि ये नंबर प्लस का है या माइनस का है, अगर नहीं पता है तो सुरक्षा के लिए मोड लगा दो। मोड क्या करेगा? अगर बाई द वे, अगर बाई चांस ये माइनस का भी हुआ, तो मोड क्या करेगा? इसको, मोड को नुकसान तो पहुंचाता नहीं है। देखो मोड किसी को तकलीफ नहीं देता, है ना, मार पिटाई नहीं करता, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। बस ये एक प्रिकॉशंस है ना, एक सावधानी है कि भाई बाई चांस क्या पता एक्स माइनस का हुआ, तो माइनस का हुआ तो मोड लगा दिया। अगर माइनस हुआ तो इसको प्लस कर देगा, और अगर पहले से ही प्लस का हुआ तो वैसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो मोड कोई नुकसानदायक चीज थोड़ी है। लेकिन माइनस का हुआ, हमें नहीं पता कि ये क्या है, अभी प्लस माइनस है, तो मोड सुरक्षित करता है हमें, मोड हमें सुरक्षित करता है, रिस्क से बचाता है कि भैया आपका रिस्क कम कर दिया। अब इस केस में नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? पहले पता 3 प्लस का है, क्या डाउट है इसमें बताओ? कोई डाउट है नहीं। अब इसमें डाउट है, इसमें मैं पूछूं बताओ एक्स प्लस का है या माइनस का, तो हो सकता है एक्स माइनस का हो सकता है एक्स प्लस का हो। एक्स तो कुछ भी हो सकता है, एक्स तो 5 भी हो सकता है और -5 भी हो सकता है, तो फिर दिक्कत हो सकती है ना। इसलिए मोड लगाया जाता है। समझ गए बात? तो मोड क्यों लगाते हैं? ऐसा नहीं कि कभी कभी जब मन में आ गया तो लगा दिया, मन में आ गया तो लगा दिया, ऐसे मन की बात नहीं है। ये एक सावधानी है कि भाई नंबर बाहर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, तो डर लग रहा है कि भैया कहीं ये माइनस का तो नहीं है,
तो अगर आप गारंटीड हो, आप श्योर हो कि भाई ये नंबर प्लस का है तो ठीक है, लेकिन अगर आप डाउट में हो कि भैया ये माइनस का हो सकता है तो मोड लगा दो। ठीक है, तो यहां पे मुझे डाउट था, मुझे नहीं पता कि ये प्लस का है या माइनस का, तो मैंने मोड लगा दिया, बस इतना ही है। अच्छा, बराबर में क्या लिखना है, 1, बराबर में लिख दिया 1, तो मोड 3x बराबर 1, मोड 3x बराबर 1, 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि 3 प्लस का है, तो जो प्लस का होगा वो तो बाहर आ सकता है, बाहर आ गया, 3 उधर चला गया, मोड x बराबर 1/3। ठीक है, अब x मोड x बराबर 1/3 आया, तो x 1/3 लेता हूं, प्लस का 1/3 लेता हूं तो भी प्लस का 1/3 आएगा, माइनस का लेता हूं तो भी आएगा, यानी x के 2 उत्तर आएंगे, प्लस माइनस 1/3। अच्छा, 2 उत्तर कैसे है, अगर मैं प्लस का 1/3 रखता हूं तो भी मोड प्लस का 1/3 देगा, अगर x की जगह माइनस का 1/3 रखता हूं तो भी मोड प्लस का 1/3 देगा, यानी x का मान चाहे मैं प्लस का लूं चाहे माइनस का लूं, मोड उसको प्लस का करके 1/3 कर देगा, यानी फिर दोनों ही उत्तर संतुष्ट कर रहे हैं, तो x का मान प्लस माइनस √3 हो गया। ठीक है, क्लियर, ठीक है, क्लियर ये बात। हाँ, बस थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ती है, गणित के अंदर आप ये चीजें करते हैं ना, ये आपको सावधान होना पड़ता है, अगर आप ऐसी सावधानी नहीं बतलेंगे तो बारीक सी गलती जिसे आप सिली मिस्टेक कहते हैं वो हो जाती है, फिर उत्तर कुछ का कुछ आ जाता है और फिर मरवा देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये p वेक्टर है, ये q वेक्टर है, p माइनस 2q वेक्टर का परिमाण कितना होगा। हाँ, आपको डाउट हो ना, अब सोच लो, आपको भी शक होता है तो आप जांच तो करोगे ना, जब आपको शक होगा तो आप जांच करते हो नहीं करते हो, अगर आपको किसी बात पर डाउट है तो आप जांच करेंगे नहीं करेंगे, तो करेंगे बस। अब ये अंडर रूट से बाहर आ रहा है, अगर आपको लगता है परिचित है, जानता हूं कि ये तो प्लस का है, पक्का है, घर का आदमी है, तो ठीक है, आने दो, आप अपनी जिम्मेदारी पे आने दो, लेकिन अगर आपको लगता है कि भैया बंदा गड़बड़ है, कुछ भी कर सकता है, शक है इस पे, शक है तो मोड़ लगा दो, शक है तो मोड़ लगा दो, मोड़ से बाहर वही आएगा, मोड़ से बाहर प्लस ही आएगा। अब आप ये कहोगे ये 3 का स्क्वायर है, अब आप इसको जानते हैं कि भैया ये प्लस है, प्लस है, 3 आने दो बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर कहो सर -3 है, अब 3 को आने दो, है ऐसे कैसे आने दो, बाहर तो 3 आएगा, बाहर तो 3 ही आएगा, -3 नहीं आ सकता। अब -3 का स्क्वायर है, बोलो -3 बाहर आएगा, तभी तो नहीं आने, तभी तो मोड़ लगाते हैं, बोले फिर तो तुम माइनस बाहर निकाल दोगे, ऐसे काट छांट करके तो तुम माइनस, थोड़ा सा जुगाड़ करके माइनस निकाल दोगे, अनहोनी हो जाएगी फिर तो, है ना, फिर थोड़ा सा जुगाड़ करके तो माइनस बाहर निकाल दोगे, बोले ये देखो सर स्क्वायर रहा, स्क्वायर बाहर आता है, अगर हम इसको एज इट इज मान लें तो यही तो दिक्कत होती है, अगर मैं इसको एज इट इज यूं मान लूं कि एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एक्स होता है, तो फिर आप ये खेलोगे, फिर आप ये वाले काम करोगे, और फिर व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओगे, गणित की धज्जियां उड़ाओगे, देखो फिर आप यूं करोगे, इसलिए गणित ने अपना पहले ही जाब्ता किया हुआ है कि भैया तुम ये जुगाड़ ना कर सको, इसलिए ये ऐसे नहीं आकर ऐसे आएगा, इसलिए ये बाहर ऐसे आएगा। अब हमारे जुगाड़ काम नहीं करेंगे, अब आप जुगाड़ लगाओगे कोई काम नहीं करेगा, दोनों ही जुगाड़ों में आपका उत्तर मोड आएगा, चाहे प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो, और मोड एक बार लग गया तो फिर 3 ही आना है, फिर ये, है ना, तो फिर बड़ा मुश्किल कर देंगे, फिर लोग
भयानक परिणाम निकालेंगे। अगर हमने इसको छूट दे दी तो आप ये करेंगे, ये रहा, इसको ऐसे लिखोगे, फिर ऐसे लिख के ऐसे निकालोगे, फिर ऐसे लिख के नो को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं तो ऐसे निकालोगे, और फिर गणित को बदनाम करोगे, बोलोगे गणित से तो 2 उत्तर आते हैं। मैंने आज ही साबित किया है कि अंडर रूट 9 जो है वो प्लस माइनस 3 आता है, वो प्लस का 3 भी आता है, माइनस का 3 भी आता है। फिर एक आएगा कि एक भाई और आएगा कि मैंने गणित को गलत साबित कर दिया। फिर देखो बड़ी दुर्गतियां करते हो फिर गणित की। इंस्टाग्राम पे रील बना के गणित की धज्जियां उड़ाते हैं, फिर ये कहते हैं ये देखो मैं साबित करता हूँ कि 6 बराबर 0 होता है। वो कहेंगे भैया देखो मैं साबित करता हूँ कि 6 बराबर 0 होता है। कैसे? ऐसे कि आप जानते हैं कि अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 9 कितना होता है? तो बच्चे कहेंगे अंडर रूट 9 3 प्लस 3 होता है। तो कितना हुआ? मतलब 6 हुआ। फिर वो यहाँ भैया अपना जुगाड़ बताएगा कि ये लो जुगाड़, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, ये 9 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक, इधर कितना चल रहा है? 6, इधर कितना आया? 3, इधर कितना आया? माइनस 3 का माइनस 3, ये लो 3 से माइनस 3 कट गया, इधर कितना आया? 0, इतना कितना आया? 6। गणित का कोई आदमी, मैंने गणित को गलत साबित कर दिया, इतने सालों से हमें झूठ पढ़ाया जा रहा है, कोई जवाब है गणित वाले गुरुजी के पास? क्यों हमें झूठ पढ़ा रहे हैं? फिर ये स्टेटस चलते हैं, वायरल होते हैं, फिर है ना, फिर यूनिवर्सिटी पूरी, हाँ पूरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी धज्जियां उड़ाती है गणित की, देखो एक, फिर यूट्यूब पे वीडियो आएगा, फिर वो वायरल होगा, गणित गलत है, हमें अब तक झूठ पढ़ाया गया। ब्रेकिंग न्यूज, एक 7 साल के बच्चे ने गणित को गलत साबित कर दिया। एक 7 साल का बच्चे ने रामानुजन, आयलर, न्यूटन सबको गलत साबित कर दिया। उसने प्रूफ कर दिया कि 6 ही 0 है, 0 ही 6 है। पूरी गणित कम्युनिटी सबके में आ गई है, घबरा गई है, क्या करें, सारी किताबों को आग लगा दें क्योंकि 6 तो 0 के बराबर आ गया। तो फिर ऐसी दुर्गतियां होती है। इसलिए जरूरी है, रूल से चलोगे तो कुछ नहीं होगा, रूल को तोड़ के करोगे तो फिर कुछ भी हो सकता है, रूल तोड़ने के बाद तो कुछ भी हो सकता है। देखा, ऐसा होता है फिर। तो कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनने देंगे हम, इसीलिए सेव करके चलते हैं, कोई ब्रेकिंग न्यूज ना बने। हाँ, बच्चा फेमस हो जाएगा। तो वही बता रहा हूँ ना, फिर इंस्टाग्राम पे वो बना के फिर अब पता क्या करते हैं ये लोग, ऐसे लूप होल्स का फायदा उठाते हैं। गणित के अंदर जो बेसिक की जो छोटे छोटे रूल है ना, वो छोटे छोटे उनके साथ छेड़खानी करेंगे। ऑब्वियसली बात है, गणित गलत है ही नहीं, वो गलत नहीं है और हो भी नहीं सकती। ठीक है ना, ये कोई है नहीं कि आपने एक उदाहरण दिखा के इसको गलत साबित कर दिया, तो कहीं ना कहीं आपका उदाहरण ही गलत है, यही वो बड़ी बात है। तो यहाँ करके, यहाँ कुछ ना कुछ नियमों के साथ थोड़ा बहुत छोटा मोटा खिलवाड़ करेंगे, और खिलवाड़ करके फिर दिखाएंगे कि देखो ये गलत हो गया, और ये देखो ये आ गया, और फिर वो बवाल मचाएंगे। इसलिए ऐसे बवाल से बचें, इसलिए हमेशा मोड का इस्तेमाल करें, खुद सुरक्षित रहें, औरों को सुरक्षित रखें। जब भी अंडर रूट से बाहर निकालें तो अवश्य मोड का इस्तेमाल करें, है ना। 6 फीट दूरी, मास्क है जरूरी, तो ये मास्क लगाएं, खुद भी सुरक्षित रहें, औरों को भी सुरक्षित रखें। आ जाओ, अब सवाल पे आ जाए, हो गया हो गया, आइए समझ क्या है गणित, ये करते हैं हमारे साथ लोग। चलो p माइनस 2 क्यों निकालते हैं, p माइनस 2 क्यों, 2 से, ये रहा p, इसे 2 से कर दो, 7 में से 6 गया, ये हो गया i, फिर माइनस 2, और ये माइनस 2 माइनस का 4j, ये 3 और ये 10, 3 10 तो माइनस का 7 के, सही घटाया। एक बार क्रॉस चेक कर लो, जिसे भी अपने जोड़ बाकी पे विश्वास ना हो एक बार जरूर क्रॉस चेक करें, आदत डालेंगे। एक मैं भी हूं, 3 माइनस 7, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है, परिमाण, यानी लंबाई निकालनी है। तो p माइनस 2q का परिमाण, 1 प्लस 16 प्लस 49, 50 50 और 16 66, ये 66 आ गया।
√66। ये रहा सवाल। ठीक है, ये P वेक्टर है, ये Q वेक्टर है, ये R वेक्टर है। 3P + Q - 2R की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। अच्छा, वो क्या पाइथागोरस पर मैं गलत साबित कर दी। वो चल तो जाता ही है, वो चल तो जाता ही है। वो पहले पता नहीं किसी का एक आया था, तब भी उसने यूनिट वेक्टर निकालना है। ये आपको वेक्टर है, ये जो वेक्टर है इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। इस डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। पहले ये वेक्टर निकालो, फिर इसका यूनिट वेक्टर निकालो, इसका यूनिट वेक्टर निकालो। वो एक वीडियो पहले भी एक प्रचलित हुआ था कि एक 7वीं क्लास के बच्चे ने माइनस माइनस प्लस साबित करके दिखाया। दत्त तेरी, माइनस माइनस प्लस साबित करके दिखाया। हमारी किताबें में सैकड़ों साल या सैकड़ों सालों से जो किताबें पढ़ी है उनमें लिखा पड़ा है माइनस माइनस प्लस क्यों होता है। वो खोजी हुई चीज जो हजारों साल पहले खोजी हुई है उसको खोज दिया। मतलब एक 7 साल के बच्चे ने खोजा कि माइनस माइनस प्लस क्यों होता है। हमें अब तक इसका मतलब हमें पता ही नहीं था कि माइनस माइनस प्लस क्यों होता है। एक 7वीं क्लास का बच्चा आएगा, वो आके माइनस माइनस ढूंढेगा, अब अच्छा आज पता चला कि माइनस माइनस प्लस क्यों होता है। यार मजाक कर रखा है, कुछ भी चला देते हो। फिर दूसरी बात, टीवी पे ये न्यूज आ जाती है, ये सबसे बड़ी बात है। टीवी वाले भी इस न्यूज को ले लेते हैं बिना सिर पैर की। 3P + Q 3P + Q - 2R। P की जगह P का मान I + J, 3I + J + Q, 4K कैप - J -2R। R की जगह है हमारा I + K। ब्रैकेट खोलो तो 3I + 3J + 4K - J -2I -2K। I 3J -2, तो ये आ गया 2J, 4K -2K, ये 2K। अब हमें एकांक सदिश पूछा है, यूनिट वेक्टर पूछा है। यूनिट वेक्टर हो जाता है सदिश बटा सदिश का परिमाण। I + 2J + 2K बटा परिमाण √1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। I + 2J + 2K बटा 3। ये आपका आंसर है। अगला सवाल,
ये 3-4 सदिश है, इनका जो परिणामी बने, परिणामी का मतलब होता है योग करना, परिणामी मतलब योग, इन सबका परिणाम निकाल लो। परिणामी यानी रिजल्टेंट, यानी योग, जोड़ने से जो सदिश बनता है उसको परिणामी कहते हैं। और वैसे परिणाम क्या होता है, जोड़ित होता है। आपकी मार्कशीट में आपका परिणाम क्या होता है, अगर पूछे कि आपके परिणाम क्या रहा, मतलब वो जो आपके नंबर आए हैं उनका जोड़ ही परिणाम कहलाता है। मार्कशीट में देखिए, आपकी मार्कशीट में क्या होता है, परिणाम क्या होता है, परिणाम होता है सबका जोड़। जो भी आपके टॉप, जो भी आपके सब्जेक्ट रहे हैं उनमें जो नंबर आए हैं उन नंबरों का जोड़ ही तो परिणाम कहलाता है। तो परिणाम यानी एक प्रकार का जोड़ होता है, योग होता है, जिसे आप रिजल्टेंट कहते हैं। तो ये सबको जोड़ लो, इनका परिणामी निकाल लो, मतलब इनका योग निकाल लो, फिर जो योग आए उसका दिक्कोजय ज्ञात कीजिए। वो जो सदिश बने परिणामी सदिश, परिणामी सदिश, उसकी दिक्कोजय ज्ञात करो, उसकी दिक्कोजय ज्ञात करो। तो आपका परिणामी हो जाएगा इन सब का जोड़। तो कर दो इन सब का जोड़। इन सब का जोड़ हो जाएगा हमारा आई आई आई। तो टोटल कितने आई हो गए, प्लस का आई, प्लस का आई, प्लस का आई, 3 आई और 1 माइनस है, तो 2 आई बच गया। 2 आई, जे कितना हुआ, प्लस का जे, प्लस का जे, प्लस का जे, माइनस का जे, तो जे भी 2 बच गए। 2 जे प्लस के कितने हो गए, के एक माइनस का, एक प्लस का, एक प्लस, एक प्लस, 2 बच गए। ये हो गया आपका सदिश, हो गया परिणामी सदिश। अब इसका इकाई सदिश बना लो, यूनिट वेक्टर बना लो, क्योंकि यूनिट वेक्टर से ही दिक्कोजाइन या दिक्कोसाइन प्राप्त होते हैं। तो यूनिट वेक्टर बनाओगे तो 2i प्लस 2j प्लस 2k बट्टा इनके परिमाण जो कि 8 होगा। 8 यानी 2√2 होगा, 2 बाहर आ जाएगा, ऊपर नीचे से 2 कॉमन लेके आप कट कर दोगे। कट करने पर ये हो गया i प्लस जे प्लस के बट्टा √2। ठीक है, और इनमें से फिलहाल तो कोई है ही नहीं, तो नोटा हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हो, नन ऑफ दीज, चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं है। 4 4 8 और 12 आएगा, हाँ हाँ हाँ, है कैसे नहीं, सही बात है, बिल्कुल। मेरे जोड़ बड़े बकवास है। क्या जोड़ किया है मैंने, कमाल का जोड़ किया है। कैसे जोड़ा मैंने, 8 कहां से आया मेरा, अच्छा 8 कहां से आया मेरा, 8 कैसे आया, ये कौन से तरीके से जोड़ा मैंने, 8 आ गया। 2 का स्क्वायर 4, फिर 4, फिर 4, तो 12 आएगा ना। क्या कमाल जोड़ा है मैंने, और 12 का मतलब हो गया 2√3। बताओ, ऐसी गलतियां कर दो। अच्छा ऑप्शन एक नन ऑफ दीज नहीं था, अगर इसमें नन ऑफ दीज होता मैं टिक लगा के निकल जाता, अच्छा खासा सवाल गलत हो जाता। क्या बेवकूफियां हैं, कितनी बेवकूफियां ना, ऐसी छोटी छोटी बेवकूफियां करते हैं। इन्हें कहते हैं ऐतिहासिक बेवकूफियां। अब फिर ये नंबर भारी पड़ जाते हैं, ये नंबर भारी पड़ जाते हैं, ये वाले जो नंबर है ना, ये वाले जो नंबर कटते हैं ना पेपर में, ये फिर लास्ट में बहुत भारी पड़ते हैं ना। जब शुरुआत में बैट्समैन जो क्रिकेट में कई बार 1-1 2-2 रन छोड़ देते हैं गलती से, और फिर वो लास्ट में जब 1 रन से हारते हैं ना, तो पता लगता है अरे यार वो 1 रन ने मरवा दिया। तो बस यही होता है कि एक सवाल ऐसे अच्छे सवाल होते हैं, कहीं ना कहीं दिमाग में वो बेवकूफी आ जाती है और वो गलत कर बैठते हैं, और ऐसा करते ही कहानी खराब। यही वो नंबर है जो बाद में बहुत रिग्रेट कराते हैं। जो नहीं आता था वो तो नंबर कटना ही था, अब जो नहीं आता था वो तो नहीं आता था, वो तो कटेगा ही।
लेकिन जो आता था और छोटी सी बेवकूफी के कारण गलत हो गया, वो बड़ा दुख है। चलो त्रिभुज एबीसी में आ जाओ। त्रिभुज एबीसी में पी कोई बिंदु है। त्रिभुज एबीसी में पता नहीं क्या किया यार, अब इन बेवकूफियों की क्या जगह है, कोई क्या समझाए क्या बेवकूफी की होगी। अब 2 कैसे 8 निकाला, वो तो भगवान ही जाने। अब ये ना पूछो 8 ये मत पूछो 8 कैसे आया, ये बड़ा सवाल है, 8 कैसे आया होगा। दिमाग स्किप हो गया उस समय, 1 मिली सेकंड के लिए दिमाग इधर का उधर हो गया, 8 आ गया। अगर ना सही जगह होता तो 8 आ ही नहीं सकता था ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो दिमाग क्या होता है, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ना दिमाग कहीं और चला जाता है ना, 1 सेकंड के लिए, इतने में कुछ का कुछ आ जाता है। नहीं क्यूब तो नहीं किया, बता रहा हूं ना कि वो मैं जोड़ रहा था, शायद ऐसा हुआ होगा, मैं जोड़ रहा था 4 + 4, इतने में ही 4 + 4 किया, इतने में कोई बात याद आ गई, कहीं और चला गया और वो जोड़ 8 ही रह गया। एक्चुअली में हुआ ये है, मैं जोड़ रहा हूँ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 बार जोड़ना था, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर जोड़ा, इतने में या तो आपकी तरफ ध्यान चला गया या कोई और बात पे ध्यान चला गया, वो वहां ध्यान गया और वो जोड़ 4 + 4 8 होकर रह गया और वहीं पे आ गया, वो फिर 8 ही आ गया। ये होता है। अब ये होता है दिमाग को छोड़ के चला जाना, एक बार फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आप गए, फिर वो लय से हट जाता है, भूल जाते ना कि क्या बोल रहे थे, इतने में भूल गए। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, त्रिभुज एबीसी में पी क्या है, पी कोई बिंदु है कहीं भी, ये नहीं बताया कहाँ है, कहीं भी ले लो, जहां तुम्हारा मन करे वहां ले लो, क्योंकि क्वेश्चन ने कोई स्पेसिफाई नहीं किया है कि पी कहाँ है। पी इसके अंदर कहीं भी एक बिंदु है, मान लिया यहां ले लेता हूं, ये रहा पी पॉइंट। अब यहाँ पे 2 सदिश बनाए गए हैं, एक आ गया पी ए, पी से ए को मिलाने वाला सदिश पी ए, एक है सी को पी से मिलाने वाला सदिश सी पी। अब इन दोनों का जोड़ पूछा गया है, इन दोनों का जोड़ पूछा गया, तो हमारा आ गया काम। ये देखो त्रिभुज बन गया, ये बन गया हमारा त्रिभुज। और अभी हमने पढ़ा हुआ है कि अगर 2 सदिश त्रिभुज की 2 भुजाएं बनाते हैं तो उनका जोड़ त्रिभुज की तीसरी भुजा होगा, होगा नहीं होगा, ये होगा। तो सी पी प्लस पी ए का जोड़ कितना हुआ, सी पी प्लस पी ए, त्रिभुज की 2 भुजाओं का जोड़, त्रिभुज की 2 लगातार भुजाओं का जोड़, ये 2 लगातार हुई नहीं हुई, इसका जोड़ होगा तीसरी भुजा, बराबर होगा सी ए, सी पी प्लस पी ए, सी पी प्लस पी ए बराबर सी हो गया। लेकिन यहाँ ऑप्शन देखो, ऑप्शन तो ऐसा कोई आ ही नहीं रहा, ऑप्शन ऐसा क्यों नहीं आ रहा, इसलिए नहीं आ रहा कि इसी सीए को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसी सीए को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। ये देखो, ये भी तो त्रिभुज है, ये भी तो त्रिभुज है, तो इन 2 का जोड़ भी तो सीए ही होगा, सी बी प्लस बी ए, सी बी प्लस बी ए का जोड़ भी तो सी ए ही होगा, तो सीपी प्लस पी ए का जोड़ सी ए होगा, सी ए सी बी प्लस बी ए भी है, तो आंसर ये भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है, और यही आंसर लिखा हुआ है सी बी प्लस बी ए, सी बी प्लस बी ए ना। हाँ देखो बेवकूफ बना रहा है, ये देखो अभी फंसा देता, अभी फिर फंसा देता, अभी तो एक चोट खा के आए हैं, फिर एक चोट मिल जाती, सी बी प्लस बी ए। एसी नहीं होता, एसी नहीं होता, होता क्या, त्रिभुज की कोई भी त्रिभुज ले लो, कहीं से भी एक त्रिभुज ले लो, बस एक ही शीर्ष से चालू करा करो, एक ही शीर्ष से आपको चालू करना है, और ये परमें ऐसे काम करती है कि भाई आप यूं करके जाओ और चाहे आप यूं जाओ, ये बराबर होगा, बस ये होता है इस परमें का छोटा रूप, कि आप अगर यहां पे हैं, यहां से यहां जाओ तो ये दोनों बराबर है। सदिश रूप में अगर आप यूं गए,
या यूं आए बराबर होगा। यानी इस पॉइंट को मान लीजिए P है, ये Q है और ये R है, तो P से Q, Q से R बराबर होगा P से R, P से Q प्लस Q से R बराबर होगा P से R। या फिर आप वापस बिंदु पे आना चाहते हैं, ठीक है, वापस बिंदु पे आ जाओ। वापस बिंदु पे आओगे तो सब कुछ आके 0 हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हो कि भाई मैं आकर वापस बिंदु पे आ जाऊं, तो आ जाओ बिंदु पे। उस तरीके से भी लिख सकते हो कि मैं P से स्टार्ट करूंगा और वापस मैं यहीं आ जाऊंगा। आ जाओ, स्वागत है आपका। ये A, ये B, ये C। अब आप A से B गए प्लस B से C गए प्लस C से A आ गए, वापस आ गए A पे, ठीक है, तो बराबर 0। ऐसे लंबाई में बड़ी होती है, लंबाई में बड़ी होती है, सदिशों में नहीं, लंबाई में बड़ी होती है। बिल्कुल बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। यहाँ पे मिक्स मत करो, अदिश और सदिश को मिक्स मत करो, अदिश और सदिश को मिक्स मत करो। लंबाइयां बड़ी होती है। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, लंबाई वाइज बड़ा होता है, सदिश वाइज नहीं। सदिश अलग कहानी है, सदिश की कहानी अलग है, सदिश का जोड़ ही अलग होता है, सदिश का जोड़ ही अलग होता है। यही तो समझाया था शुरुआत में, सदिशों के बारे में क्या समझाया था कि 2 और 5 का जोड़ 7 नहीं होता। यहाँ पे 2 और 5 का जोड़ 7 नहीं होता। अब मैं पूछूं कि 2 और 5 कितना होगा, तो 7 नहीं होगा, क्योंकि ये अदिश नहीं है, सदिश है। ये अलग तरीके से जुड़ते हैं, इनका जोड़ने का तरीका अलग होता है, ठीक है ना, इनके जोड़ने का तरीका अलग होता है। ये वैसे नंबरों की तरह नहीं है 2 + 5 7 हो गए। तो सदिशों में हाँ, अगर लंबाई के आधार पे बोल रहे हो तो तुम एकदम सही बोल रहे हो कि दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होता है। बिल्कुल होता है, हमेशा होगा, हमेशा हुआ है और हमेशा होगा, लंबाई वाइज बड़ा होगा। लेकिन अगर आप सदिशों की बात करें, देखो सबके ऊपर तीर लग रहे हैं, सबके ऊपर तीर लग रहे हैं, तीर लग रहे हैं, इसका मतलब ये सदिश है। ये सदिश है तो फिर इनके जोड़ ही अलग ही चलते हैं, इनके अलग ही जोड़ होते हैं, ये हमारे वो अदिश वाले नहीं है। हाँ, अगर ये कहो, अगर सदिश हटा दो फिर आप कहो, अगर सदिश हटा दो फिर आप कहो कि पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर पी आर है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हो ही नहीं सकता। लंबाई के आधार पे बात कर रहे हो तो नहीं, पी क्यू प्लस क्यू आर का जोड़ पी आर के बराबर नहीं होगा, बल्कि बड़ा होगा, बल्कि पी क्यू प्लस क्यू आर बड़ा होगा, पी आर से बड़ा होगा, बराबर नहीं होगा। लंबाई की बात कर रहे हो तो सही है, लेकिन सदिशों की बात कर रहे हो तो बराबर, क्योंकि इनका तरीका अपना है, ये अपने तरीके से जुड़ते घटते हैं, इनका खुद का जोड़ बाकी है। ठीक है, चलो इसी के साथ क्लास को विराम करते हैं, कल इसमें और चीजें पढ़ेंगे। हाँ, नहीं समझना होगा, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा परेशान करता है शुरुआत में, क्योंकि अभी तक हमने क्या अदिश ही जोड़े हैं, अभी तक हम लोगों ने क्या है अदिश ही जोड़े हैं। अब सदिश पहली बार ही जोड़ रहे हैं, तो एक दो प्रकार के जोड़ है, ये बात हमारे पल्ले नहीं पड़ती, ठीक है ना। हाँ ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से।